हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं अभय कुमार चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 4 को भाग 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक्स है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ दो स्थितियों में, एक चालक की सरल रेखीय गति में तथा दूसरी चालक की चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति के लिए, तथा इन सूत्रों पर आधारित दो आंकिक प्रश्न जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं 6.4 तथा 6.5, उनका हल भी इसी वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला टॉपिक, जो कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के बारे में हम जानते हैं, जिसे हम लोगों ने चैप्टर 4 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व में डिस्कस किया था। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है उस पर क्रियाशील बल की दिशा को बतलाता है या दिशा को निर्दिष्ट करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जबकि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो कि चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्लास 12 फिजिक्स इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करते हुए किसी चालक या चालक क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी देता है। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को, उसके कथन को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के कथन को देखा जाए। यदि हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के अनुसार यदि हम अपनी दाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों, अंगूठा, थंब, तर्जनी, फोर फिंगर तथा मध्यमा बीच की उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि दाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाएं, एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बने। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करे, इंगित करे, निर्दिष्ट करे दाएं हाथ की तर्जनी, तथा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की दिशा को बतलाए या दर्शाए, तो तीसरी अंगुली अर्थात मध्यमा उस चालक में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा, तीसरी अंगुली मध्यमा। और इसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है। तो इस नियम को, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, आपने समझ लिया होगा कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए या गतिशील करते हुए किसी चालक प्लेट या चालक छड़ में प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी देता है, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम के कथन को आप लोग नोट कर लें। इसे मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जिससे कि अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया हो तो उसे नोट कर लें। यदि हम अपने दाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं
कि वे परस्पर लंबवत हों, तथा यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब तर्जनी मतलब अंगूठा के बगल वाली उंगली, तर्जनी फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तथा अंगूठा थंब चालक के गति की दिशा को निरूपित करता हो, मतलब दाहिने हाथ का अंगूठा चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की दिशा को अगर निरूपित करे, निर्दिष्ट करे, तो बीच वाली अंगुली अर्थात मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी, और इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। मैं समझता हूं कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप सभी को पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। अब इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गतिक विद्युत वाहक बल क्या है। तो जब किसी चालक प्लेट या चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। गतिक इसलिए चूंकि यह चालक की गति के कारण, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण चूंकि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा को तो हम लोगों ने जान लिया। अब गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना है, और उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो चालक छड़ या चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखीय गति में हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी में चालक एल लंबाई का चालक अगर भी वेग से गतिशील हो, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। और दूसरी स्थिति हो सकती है गतिक विद्युत वाहक बल का, जब किसी एल लंबाई के ही, अगर उसी चालक को जिसकी लंबाई एल है, उसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए, उसके एक सिरे को से गुजरने वाले अक्ष के परितः या एक सिरे को पकड़ करके, तो ऐसी स्थिति में भी, उस स्थिति में भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब उस स्थिति में भी चालक में, घूर्णी चालक में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करते हुए चालक में भी उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसके लिए एक कोणीय वेग के टर्म में एक अलग व्यंजक प्राप्त किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पहली स्थिति गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना, जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से एल लंबाई का चालक को गतिशील कराया जाता है। तो हेडिंग इसका आप लोग दे दीजिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी वेक्टर से सूचित किया जाता है में भी वेग से गतिशील चालक छड़ में जिसकी लंबाई एल है, उसमें उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए माना जाए कि एक आयताकार फ्रेम है पी क्यू आर एस, और उसमें एक चालक छड़ पी क्यू उस फ्रेम में खिसक सकती है, बाईं ओर या दाईं ओर उसे खिसकाया जा सकता है, जबकि उस फ्रेम की अन्य भुजाएं फिक्स्ड हैं, निश्चित हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पी क्यू आर एस यहाँ चित्र 1 में दर्शाया भी गया है। पी क्यू आर एस एक आयताकार फ्रेम है जिसमें एक चालक छड़ पी क्यू इस फ्रेम में बाईं ओर या दाईं ओर मूव करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यहाँ पर हमने इस चालक की गति को बाईं ओर ही दर्शाया है। तो माना कि एल लंबाई का चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार स्थित है कि चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज का तल में अंदर की ओर या नीचे की ओर निर्दिष्ट किया गया है, दर्शाया गया है, जिसे क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने का दो तरीका है, दो संकेत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पहला है क्रॉस संकेत, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज का तल के लंबवत नीचे की ओर,
या अंदर की ओर, जबकि डॉट संकेत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के तल के लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर दर्शाती है। डॉट संकेत दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर, जबकि क्रॉस संकेत दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर निर्दिष्ट है। और इस फ्रेम में आयताकार फ्रेम PQRS की PQ भुजा जो कि एक छड़ है, चालक छड़ है, वह खिसक सकती है। तो इस प्रकार स्थित है चुंबकीय क्षेत्र में कि चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। प्रारंभ में माना जाए कि चालक छड़ जब गतिशील नहीं कराया गया है तो चालक छड़ PQ जिसकी लंबाई L है चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित है। और इस आयताकार फ्रेम के RS भुजा, उसके ठीक सामने की विपरीत भुजा RS से उस छड़ की PQ की जो दूरी है वह कितना है, x है। स्पष्ट है कि जब छड़ खिसक नहीं रहा है, खिसकाया नहीं गया है, तो वह इस आयताकार क्षेत्रफल का अधिक भाग एक्वायर करता है, घेरता है। लेकिन जब चालक को V वेग से अंदर की ओर खिसकाया जाता है तो सपोज किया जाए कि अल्प समय ΔT सेकेंड में चालक छड़ बाईं ओर अंदर की ओर खिसक करके नई स्थिति में आ जाता है P', Q', जिसे डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। ये छड़ ही है लेकिन दूसरी स्थिति में ΔT समय के, अल्प समय ΔT समय के बाद होगा। अभी वर्तमान स्थिति चालक छड़ की PQ है जो कि उस फ्रेम के, आयताकार फ्रेम के RS स्थिर भुजा RS से कितनी दूरी पर है, RS से x दूरी पर है। और इस RS भुजा की लंबाई भी इस चालक के छड़ के लंबाई के ही बराबर होगी, चूंकि आयताकार छड़ है तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस RS जो स्थिर भुजा है आयताकार फ्रेम का, उसकी भी लंबाई L होगी, चालक छड़ की लंबाई PQ के समान ही। तो इस स्थिर भुजा RS से अभी चालक PQ x दूरी पर स्थित है और बाद में इसे V वेग से जब गतिशील कराया जाता है तो ΔT समय में वह चला आता है कहाँ पर, नई स्थिति P', Q' पर चलाता है। कितनी दूरी तय करके, ΔX दूरी यहाँ दर्शाया गया है। PQ स्थिति से नई स्थिति P', Q' के बीच की दूरी मतलब QQ' जो दूरी है वह कितनी है, ΔX है। जबकि प्रारंभ में RS से स्थिर भुजा, आयताकार फ्रेम की स्थिर भुजा से छड़ PQ L लंबाई का छड़, यहाँ L लंबाई यहाँ दर्शाया गया है, L संकेत से इसे निरूपित किया गया है, लंबाई को दर्शाया गया है। तो अब क्या होगा कि जब माना कि अल्प समय कितना है, अंतराल ΔT, अल्प समय अंतराल ΔT में, माना कि अल्प समय अंतराल ΔT में L लंबाई का चालक छड़ PQ जिसका नाम दिया गया है PQ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत B के द्वारा निरूपित किया गया है, B वेक्टर जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, अंदर की ओर है, इसलिए क्रॉस संकेत से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। कई क्रॉस हैं इसमें, इसके चार रोम में यहाँ पर 1 2 3 4 रोम में क्रॉस को दर्शाया गया है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर निर्दिष्ट है, जिसे क्रॉस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। चालक छड़ PQ, माना कि अल्प समय ΔT में L लंबाई का चालक छड़ PQ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में अंदर की ओर, मतलब बाईं ओर, अंदर की ओर का मतलब है बाईं ओर, लेफ्ट साइड में अंदर की ओर V वेग से गतिशील कराया जाता है और गतिशील कराने के बाद कहाँ पहुँच जाता है ΔT समय में, P', Q', अंदर की ओर V वेग से गतिशील कराया जाता है चालक छड़ को, तो वह नई स्थिति में आ जाता है, P', Q' स्थिति में चलाता है ΔX दूरी तय करके की ओर गतिशील, V वेग से गतिशील कराने पर या गतिशील होने पर ΔX दूरी तय कर, बाईं ओर लेफ्ट साइड में ही ΔX दूरी तय करेगा, ΔX दूरी तय कर नई स्थिति
चालक क्षण की पुरानी स्थिति क्या है? पहली स्थिति पी क्यू है, पूर्व स्थिति। नई स्थिति पी डैश क्यू डैश है बाईं ओर। जब वह डेल्टा टी अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा एक्स दूरी तय करके इस जगह पर पहुंच गया पी डैश क्यू डैश पर, तो प्रारंभिक स्थिति पी क्यू से इसकी दूरी को डेल्टा एक्स दर्शाया गया है। नई स्थिति पी डैश क्यू डैश में पहुंचता है। इसलिए अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि चालक अंदर की ओर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, बाहर की ओर जाता तो इसका क्षेत्रफल बढ़ता। आयताकार क्षेत्रफल जो चालक के द्वारा निहित क्षेत्रफल होता, क्षेत्रफल कैसा होता? आयताकार फ्रेम में मूव कर रहा है चालक, तो इसका क्षेत्रफल भी आयताकार, माने क्षेत्रफल भी क्या होगा? आयत का ही क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल में अब क्या होगी? चालक अंदर की ओर आ रहा है, क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर बाहर की ओर गतिशील कराया जाता तो क्षेत्रफल बढ़ता, तो क्षेत्रफल में कमी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगी? घटेंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा। डेल्टा फाई हम निकाल सकते हैं, फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 दूसरी स्थिति में, जब पी डैश क्यू डैश स्थिति में चालक क्षण आ गया तो उसका चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 है, और पहली स्थिति में फाई 1 है। और फॉर्मूला होता है फाई 2 इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और एरिया क्षेत्र सदिश दोनों की दिशा समान होगी, इसलिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह चालक की लंबाई के लंबवत है। तो क्षेत्र सदिश की जो दिशा होगी वह भी, माने आयताकार जो फ्रेम है जिसमें कि चालक स्थित है, वह चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो उसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में क्षेत्र सदिश जो होता है वह भी क्षेत्रफल के क्या होता है? सरफेस क्षेत्रफल के क्या होता है? माने जो सतह होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके लंबवत दिशा में बाहर की ओर होता है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हो, बी वेक्टर की दिशा में ही हो जाएगा। इसलिए बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण शून्य हो जाएगा। इसलिए हम तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 और फाई 2 इक्वल टू बी माइनस, चुंबकीय क्षेत्र तो नियत है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब बी ए कॉस 0। तो खाली बी ए टू का मतलब दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल कौन हो गया? आयत का पी डैश क्यू डैश आर एस, जो कि क्षेत्रफल घट जाएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तेल है लंबाई इसका चालक क्षण का, और दूरी अब हो गया कितना? नई स्थिति में दूरी अब घट गया। पहले दूरी कितनी थी? पहले दूरी थी x थी, अब नई स्थिति में दूरी कितना हो गया? अब तो दूरी माने डेल्टा x से घट गया दूरी। तो इस प्रकार फ्लक्स हम निकाल लेंगे। फाई 2 इक्वल टू डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई 2 माइनस फाई 1 दैट इज बी इंटू ए 2 माइनस बी इंटू ए 1 कॉस 0 तो 1 हो गया। इसलिए अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में चालक क्षण से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स में चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, डेल्टा अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में, चूँकि चालक पूर्व स्थिति से डेल्टा टी समय में पूर्व स्थिति पी क्यू से अंदर की ओर भी वेग से गतिशील होकर के अंदर की ओर खिसक करके नई स्थिति पी डैश क्यू डैश में आ जाता है डेल्टा एक्स दूरी तय करके। तो डेल्टा फाई इक्वल टू चुंबकीय चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में फाई 2 माइनस फाई 1, और फाई 2 कितना हो जाएगा? बी इंटू ए, बताया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षण है, क्षण की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कहने का मतलब यह कहे यहाँ आयताकार फ्रेम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखा गया है, तो क्षेत्र सदिश जो होगा वह इस क्षेत्र सदिश जो होगा इसके तल के, मतलब जो आयताकार फ्रेम है उसके तल के लंबवत होगा। मतलब लंबवत होने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुरेखी होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आयताकार फ्रेम के लंबवत है। तो इसलिए क्षेत्र सदिश भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी इसके लंबवत होगा, मतलब इस फ्रेम के लंबवत होगा। मतलब फ्रेम तो लंबवत है ही है चुंबकीय क्षेत्र के, और इसका लंबवत का मतलब है कि माने फ्रेम के लंबवत का मतलब है कि फिर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र सदिश होगा। तो फाई इक्वल टू 0 कॉस 0 इक्वल टू 1। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण 0 हो जाएगा, तो फिर फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री कॉस 0 1। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया बी इंटू ए। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स तो चुंबकीय क्षेत्र तो नियत है, समरूप है, तो बी हो गया, लेकिन एरिया बदल रहा है। तो बाद में फाई 2 इक्वल टू बी ए। तो दूसरी स्थिति में जब चालक क्षण यहाँ पहुँच गया अंदर की ओर मोशन होकर गतिशील होकर के पी डैश क्यू डैश पर, तो इसका एरिया हो गया A2, और शुरू में एरिया कितना था? A1 था। तो बी फाई 2 जो होगा बाद का फ्लक्स जब क्षण यहाँ पहुँच गया पी डैश क्यू डैश पर पहुँच गया अंदर, माने बाईं ओर अंदर की ओर, मतलब
जो आयताकार फ्रेम है उसकी स्थिर भुजा की ओर, जिसकी उसकी भी लंबाई एल ही है चालक छड़ की लंबाई के समान। और जब चालक छड़ PQ पर था तो इसका एरिया हो गया A1, तो BA1 हो गया। अब A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, आयताकार फ्रेम है तो इसकी लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले स्थिति में A2 कितना थी, बाद की स्थिति में एरिया A2 है तो लंबाई हो गया RS, और इसकी RS इंटू RQ, तो RQ कितना हो जाएगा, जब चालक छड़ PQ स्थिति में है तब यहाँ पर स्थिर सिरा RS से PQ की दूरी कितनी थी, x थी, x माने हैं। अब डेल्टा x दूरी से ये चला है खिसक करके P' पर, तो अब स्थिर सिरा से P' की दूरी कितना हो जाएगा, पूरा x में से जितना दूरी से चालक छड़ विस्थापित हो गया अंदर की ओर डेल्टा x से, तो वो x दूरी में से डेल्टा x को घटा लेंगे तो एरिया हो गया कितना, B एरिया हो गया, लंबाई तो ये हो गया SR इंटू RQ डैश, तो A2 इजकल टू SR इंटू RQ डैश। SR की लंबाई थी, SR का मान कितना है, चालक छड़ की लंबाई के बराबर L इंटू x माइनस पूरा x में से डेल्टा x घटाना होगा, तब ये RQ हो जाएगा इसका, RQ दूरी x माइनस डेल्टा x माइनस B एरिया। शुरू का एरिया कितना होगा, शुरू में आयत का शुरू में जो थी एरिया होगा, मतलब इसे चालक छड़ द्वारा निहित क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा फ्रेम का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इस L है इसका चालक छड़ का, चाहे इस त्रिभुजा का ठीक सामने वाला, और लंबाई हो गया, चौड़ाई कितनी, दूरी कितनी है, दूरी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी x। जब चालक छड़ PQ पर स्थित है, अभी गतिशील नहीं कराया गया है तो इसकी दूरी x है, तो उसका एरिया हो जाएगा उस स्थिति में जब चालक छड़ वहाँ है तो उसके द्वारा निहित क्षेत्रफल उस छड़ के द्वारा लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू x हो जाएगा, तो B इंटू A1 इजकल टू हो जाएगा L इंटू x इजकल टू BL तो कॉमन हो गया दोनों में टर्म में, तो BL कॉमन हो गया तो x माइनस डेल्टा x और माइनस x प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, तो ये मालूम हो गया कितना, BL इंटू माइनस डेल्टा x बता रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी हो रही है, एरिया में या दूरी में कमी हो रही है जब चालक छड़ स्थिर भुजा आयताकार फ्रेम की स्थिर भुजा की ओर गतिशील है, या चालक छड़ बाईं ओर या अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो उसकी दूरी में कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में भी कमी हो रहा है उसका, तो डेल्टा फाई आ गया। अब यहाँ पर फैराडे का दूसरा नियम का उपयोग कर दिया जाए, E इजकल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो और ये हो जाएगा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन समय अंतराल काफ़ी अगर छोटा हो तो अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 लिया जाए तो E इजकल टू क्या होगा, फैराडे का दूसरा नियम से डी फाई बाई डी टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इजकल टू डी फाई बाई डी टी हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो फैराडे का दूसरा नियम से E इजकल टू चालक छड़ के सिरों के बीच, PQ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे का दूसरा नियम से गतिशील चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक PQ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल भी कहा जाएगा, तो क्या होगा, गतिक विद्युत वाहक बल E इजकल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा फाई हो जाएगा कितना, डी फाई के बराबर हो जाएगा अगर समय अंतराल सूक्ष्म हो, छोटा हो, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी इजकल टू माइनस डी बाई डी टी, और डी फाई का वैल्यू कितना है, डी फाई का वैल्यू है यहाँ पर BL इंटू माइनस डेल्टा x, तो डेल्टा की जगह D हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल था, और लिमिट ले लेने पर डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो डी फाई बाई डी टी, तो डेल्टा के जगह D का उपयोग किया जाएगा, तो BL इंटू डेल्टा x अपॉन डी टी है, तो ये BL और B चुंबकीय क्षेत्र B का मान कांस्टेंट है, लंबाई भी कांस्टेंट है, चेंज किस में केवल हो रहा है, डेल्टा x में हो रहा है, तो ये माइनस, अब डी फाई हो गया BL तो है ही बाहर कांस्टेंट रहेगा, डी फाई BL, और हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा x की जगह dx, माइनस dx अपॉन dt, केवल अब दूरी में ही चेंज होगा, ये जो डेल्टा x परिवर्तन है समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, चालक छड़ PQ जब डेल्टा t समय में मूव करके गतिशील होकर के स्थिर भुजा की ओर आया तो डेल्टा x दूरी तय किया है, ये दूरी और आगे बढ़ने पर और ये दूरी का मान और बढ़ेगा अंदर की ओर, और क्षेत्रफल जो निहित क्षेत्रफल है चालक छड़ के द्वारा वह घटेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, तो डेल्टा के जगह D का उपयोग किए अगर समय अंतराल छोटा हो तो। अब माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या होगा, माइनस भी चालक छड़ का वेग है, और माइनस क्या बता रहा है, माइनस एक्स की दिशा में, अगर ये चालक छड़ का वेग दाईं ओर होता, प्लस धनात्मक एक्स की दिशा में होता तो प्लस लिया जाता, तो dx बाई डी टी विस्थापन परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग, लेकिन यह वेग जो है चूँकि ऋणात्मक एक्स की दिशा में है तो माइनस dx बाई डी टी माइनस भी हो गया।
अब माइनस 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 आगे में भी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फैराडे का दूसरा नियम है, लेंज के नियम के अनुसार, लेंज का नियम का उपयोग करके प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है विरोधी स्वभाव की होती है, इसलिए माइनस दिया गया है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब आपका व्यंजक आ गया गतिक विद्युत वाहक बल का। रेखीय सरल रेखीय गति में जब चालक छड़ भी वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र में अंदर की ओर, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और वह कितना हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है चालक छड़ की लंबाई, और बी क्या है उसका वेग है। तो ये समीकरण, इसको मान लिया जाए समीकरण, ये डेल्टा फाई इसको 1 मान लिया जाए, और डेल्टा ये इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया, फैराडे का दूसरा नियम का उपयोग करके प्रेरित विद्युत वाहक बल समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक जब भी वेग से गतिशील होता है तो उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। तो यही चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक है E=BL भी, जिस पर कि न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में। इस पर न्यूमेरिकल भी आधारित, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है कि एल लंबाई का चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में अगर भी वेग से गतिशील हो तो उस चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक होगा BL भी होगा, BL² भी होगा, BL/V होगा, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा BL भी। ये हो गया गतिक विद्युत वाहक बल, चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का। यह अभिष्ट व्यंजक है चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का। चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया कितना, BL भी। इसे याद रखना है और इसे आप लोग नोट कर लें, गतिक विद्युत वाहक बल, और यही अभिष्ट व्यंजक है। अभिष्ट का मतलब जो मालूम करना था, समरूप एल लंबाई का चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील हो तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना था। तो यह अभिष्ट व्यंजक है, एग्जाम में लिखा जा सकता है लास्ट में रिजल्ट आने के बाद। फिर से पूरे टर्म को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह अभिष्ट व्यंजक है, और चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक E=BL V। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर गतिशील ओमेगा वेग कोणीय वेग से घूर्णन कर गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना है। यह गतिक विद्युत वाहक बल की दूसरी स्थिति है, चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल की दूसरी स्थिति है जब चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है। तो माना कि चालक छड़ की लंबाई, चालक छड़ को PQ द्वारा निरूपित किया जाए और उसकी लंबाई कितनी है, L है, और उसे कोणीय वेग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, मतलब बायावर्त दिशा में कोणीय वेग कितना से रोटेट कराया जाता है, ओमेगा से। कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कराया जाता है, घूर्णन कराया जाता है L लंबाई के चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र को कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर पहली स्थिति के समान ही दर्शाया गया है। और यहाँ चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। अब माना कि T समय में चालक छड़ PQ का Q सिरा थीटा कोण से घूमकर कोणीय वेग ओमेगा से चालक छड़ को रोटेट कराया जा रहा है बायावर्त दिशा में, तो चालक छड़ का PQ का Q सिरा T समय में थीटा कोण से घूमकर नई स्थिति Q' पर पहुंच जाता है। चालक का Q सिरा Q' पर पहुंच जाता है, और इस प्रकार जो निर्मित कोण है वह कितना है, QP Q' थीटा। जब चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से बायावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गतिशील कराया जाता है, तो चालक छड़ PQ का Q सिरा T समय में नई स्थिति Q' पर पहुंच जाता है, मतलब चालक की नई स्थिति हो गया PQ'। और पूर्व स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति चालक छड़ का PQ था, तो उससे कितना झुकाव कोण बना, थीटा। तो अब इस स्थिति में थीटा का वैल्यू मैंने कितना चाप तय किया, मैंने चाप वृत्त का जो चाप तय किया, यह छड़ वृत्त का एक चाप तय करेगा, Q सिरा एक चाप तय करेगा वृत्त का QQ', और उसका मान कितना हो गया, थीटा कोण चाप बटा त्रिज्या होता है, तो चाप हो गया QQ' L थीटा। तो PQ चाप जो है चालक के द्वारा निर्मित चाप, चालक छड़ के द्वारा निर्मित चाप, T समय में चालक छड़ द्वारा निर्मित चाप कितना हो गया, तय किया गया चाप QQ', चाप QQ' हो जाएगा कितना, L, चालक छड़ की लंबाई L इंटू जितना कोण बना है थीटा।
पी बिंदु पर, पी बिंदु को मतलब चालक का पी सिरा स्थिर है, इसको स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को रोटेट कराया जा रहा है। तो एल थीटा कहाँ से आया, चाप इजकल टू थीटा कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर होता है। एल अपॉन आर, आर का मतलब यहाँ लंबाई से है, और चाप हो गया कितना, क्यू क्यू डैश अपॉन पी क्यू की लंबाई कितने है, एल है, इसलिए क्यू क्यू डैश इजकल टू एल इंटू थीटा। अब यहाँ पर इस जब चालक क्षण समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से बायाँवर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण से घूम करके नई स्थिति क्यू डैश पर पहुंच गया, तो इस प्रकार एक वक्र त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो वक्र त्रिभुज पी क्यू क्यू डैश का क्षेत्रफल मालूम करना होगा, क्योंकि अब जब चालक क्षण को घुमाया जाएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, तो चालक क्षण से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो फाई इजकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहाँ एक बार फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और क्षेत्र सदिश जो कि चालक क्षण के तल के लंबवत होगा। तो क्षेत्र सदिश क्या होगा, क्योंकि चालक की लंबाई बी के लंबवत है, इसलिए चालक पर जब लंब डाला जाएगा, चालक के तल पर जब लंब डाला जाएगा, चालक के क्षेत्रफल के तल के लंबवत जब लंब डाला जाएगा, तो लंब वह बाहर की ओर निर्दिष्ट होगा। मतलब लंब जो है वह जो अभिलंब होगा वह बी वेक्टर की दिशा में हो जाएगा। तो बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण फिर से एक बार शून्य हो जाएगा। तो चूंकि लंबाई चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है, इसलिए उस पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, क्षेत्र सदिश होता है। तो क्षेत्र सदिश क्या होगा, बी की दिशा में होगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 0। इसलिए चालक क्षण से टी समय में चालक क्षण से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जब रोटेट करेगा चालक एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, चुंबकीय फ्लक्स टी समय में जितना समय में रोटेट कराया गया है, तो वह होगा फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन, तो बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण शून्य है यहाँ, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश के बीच का कोण, तो बी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो बी नियत है, ये चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया है, जो काज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर निर्दिष्ट है, ये तो नियत है। और एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया चालक के द्वारा एरिया तय किया गया, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। चालक पी क्यू स्थिति से नई स्थिति पी क्यू डैश में चला आया, थीटा कोण से घूम करके, कोणीय वेग ओमेगा से, रोटेशन उसका कोणीय वेग है। तो अब एक इस प्रकार एक वक्र त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया पी क्यू जिसकी लंबाई एल है, ऊंचाई हो जाएगा कितना क्यू क्यू डैश से उठ गया चालक अपने पूर्व स्थिति से पी क्यू से क्षैतिज दिशा से। तो एरिया हो गया कितना 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हो गया पी क्यू जिसकी लंबाई एल है, और ऊंचाई हो गया क्यू क्यू डैश जो कि चाप एल थीटा के बराबर है, और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये हो गया बी हाफ 1/2 बी एल इंटू एल स्क्वायर इंटू थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स तो मालूम हो गया टी समय में कितना, चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया कितना, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान हमें मालूम हो गया हाफ बी टी समय में एल स्क्वायर इंटू थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम से चालक क्षण में क्या होगा, चालक क्षण जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगा, घूर्णन कराया जा रहा है, तो चालक क्षण के दोनों सिरा पी तथा क्यू के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो फैराडे का दूसरा नियम से फिर से एक बार, पहली स्थिति में भी हमने फैराडे का दूसरा नियम का उपयोग किया था। फैराडे का दूसरा नियम से चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते चालक क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल का मान ई का मॉड ले लेंगे, तो माइनस डी फाई बाई डी टी का मॉड का मतलब हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। फाई हमको मालूम है, चुंबकीय फ्लक्स कितना संबद्ध हुआ, जब क्षण एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला गया, तो चुंबकीय क्षेत्र तो वही है, लेकिन एरिया में चेंज हुआ, एरिया कवर किया, चालक एक त्रिभुज का एरिया कवर किया, तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के क्षेत्र सदिश के अदिश गुणन के बराबर। तो डी बाई डी टी और फाई का वैल्यू हो गया, यहाँ हमने मालूम किया 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू थीटा। अब इसमें भी हाफ बी चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है, चालक क्षण की लंबाई किसी खास चालक के लिए उसकी लंबाई भी नहीं बदलेगी, तो वो सब नियत है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर चला है, डी बाई डी टी से बाहर चलाया जाएगा, मैंने इसमें तो हाफ बी एल स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर समय के साथ चेंज देखना है, डी बाई डी टी क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, होकर समय के साथ परिवर्तन है किसी फलन में, तो केवल चेंज क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पर
चालक क्षर की स्थिति भिन्न भिन्न कोण, चालक क्षर समय के साथ परिवर्तित होगा, भिन्न भिन्न कोण से घूमेगा तो थीटा में परिवर्तन होगा। तो केवल यहाँ पर हाफ वी एल स्क्वायर को डिफरेंशिएशन सिंबल से बाहर कर दिया गया, तो केवल हाफ वी एल स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ थीटा होगा, थीटा में केवल परिवर्तन होगा। और डी थीटा बाई डी टी हम जानते हैं कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, मतलब समय के साथ इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बना कोण, या इकाई समय में मतलब कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है, मतलब इकाई समय में कितना कोण में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर मतलब कोण बटा तय किया गया कोण, घुमा गया चालक क्षर द्वारा घुमा गया कोण बटा समय अंतराल, तो डी थीटा बाई डी टी मतलब कोणीय विस्थापन कोण में परिवर्तन की दर, और इसको क्या कहा जाता है, कोणीय वेग ओमेगा, तो हाफ वी एल स्क्वायर ओमेगा। तो यही गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया। मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेक्टर से चुंबकीय क्षेत्र को सूचित किया गया है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाले चालक क्षर पी क्यू, जिसकी लंबाई एल है, तो उसके सिरों के बीच घूर्णन करने के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक क्षर घूर्णन करेगा तो उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा, जिसका व्यंजक कितना हो गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और इस पर भी आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, और फिर नीट की परीक्षा, एम्स की परीक्षा, IIT जेई मेंस की परीक्षा, तो ये सब में इससे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सूत्र हो गया हाफ E इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, जो एल लंबाई का चालक समरूप जो चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा हो, तो उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है, उसका व्यंजक हो गया E इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो यह अभिष्ट व्यंजक है। ये दूसरी स्थिति में जब चालक क्षर घूर्णन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में। और इस पर आधारित भी प्रश्न NCERT टेक्स्ट बुक में भी प्रश्न है इस पर आधारित 6.5, जिसको अब इसके बाद सॉल्व किया जाएगा। उसके पहले 6.4 जो कि पहली स्थिति में गतिक विद्युत वाहक बल चालक क्षर में जब भी वेग से गतिशील है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों का हल अब इस टॉपिक के बाद इस वीडियो में आगे करना है। अब इस वीडियो में गतिक विद्युत वाहक बल पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर्स आंकिक प्रश्न संख्या 6.4 एवं 6.5 का हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आंकिक प्रश्न संख्या 6.4 NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 6.4। प्रश्न है, सुचालक तार का एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ चित्र भी दर्शाया गया है इसमें, दो स्थितियों में जब इसका मोशन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में इस आयताकार लूप का। तो यहाँ पर दो स्थान पर कटा हुआ है। यहाँ पर सपोज किए हैं कि बाईं साइड में, इस आयताकार भुजा के बाएं साइड में एक जगह पर कटा हुआ है, और यहाँ पर दो निशान, दो बिंदु यहाँ दर्शाए गए हैं। यहाँ एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल मालूम करना है इस आयताकार लूप के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शाया गया है क्रॉस के द्वारा, जो कि कार्य का तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर निर्दिष्ट है। तो सुचालक तार का एक आयताकार लूप है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। तो मान लिया कि लंबी भुजा को 8 सेंटीमीटर यहाँ माने हैं लंबाई, और जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसे चौड़ाई मान लिया जाए। तो आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है जैसा कि दर्शाया गया है। यह लूप अपने तल के लंबवत 0.3 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यह लूप अपने तल के लंबवत, मतलब जिस लूप में चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है, यह लूप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है कार्य के तल के लंबवत अंदर की ओर, नीचे की ओर दर्शाया गया है, और उसके लंबवत ये आयताकार तल है, आयताकार लूप है। यह लूप अपने तल के लंबवत 0.3 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत बी होता है, तो उसका मान 0.3 टेस्ला है, तो उसमें स्थित है। यदि लूप को अपने तल में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान वेग से बाहर निकाला जाए तो इसके कटे भाग के सिरों पर कितना विभवांतर होगा। यहाँ जो कटा भाग है उसके दो बिंदु, उन दोनों कटे सिरों को यहाँ दर्शाया गया है, तो उसके बीच कितना विभवांतर या कितना गतिक विद्युत वाहक बल होगा, चूँकि आयताकार लूप गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि लूप की गति लंबवत हो। किसके लंबवत हो? यदि लूप की गति लंबवत हो किसके,
पहला ए में है लूप की लंबी भुजा के, लूप की लंबी भुजा कौन है, ये है 8 सेंटीमीटर। इसके लंबवत गति हो रहा है, मतलब इसके लंबवत गति का मतलब है कि ये गति या तो ऊपर की ओर हो सकती है या नीचे की ओर हो सकती है। तो माना जाए कि इस लंबी भुजा की लंबवत गति बाहर की ओर हो रही है। लंबी भुजा की लंबवत गति होगी तो इसका जो छोटी भुजा होगी आयताकार लूप का, वह बाहर निकलेगा चुंबकीय फ्लक्स से, और उतना ही देर तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा जितने देर तक इसकी छोटी भुजा, आयताकार लूप की छोटी भुजा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगी। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स तब ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बंद लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उतने ही समय तक उपस्थित होता है जितने समय तक चुंबकीय फ्लक्स में उस बंद लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो उतना ही समय तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टा या प्रेरित वोल्टेज उपस्थित रहेगा उसमें। तो पहली स्थिति है लूप की लंबी भुजा के जब लंबवत लूप की लंबी भुजा के लंबवत जब आयताकार लूप बाहर निकल रहा है, लंबाई के लंबवत यहाँ दर्शाया गया है ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से, तब। और दूसरी स्थिति जब लूप की छोटी भुजा के मतलब आयताकार लूप जब छोटी भुजा के लंबवत, छोटी भुजा कौन है, ये बी है 2 सेंटीमीटर वाला, ये छोटी भुजा है जो कि 2 सेंटीमीटर है इसकी, जिसे चौड़ाई माना जा सकता है, और लंबाई कितनी है इसका, लंबी भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी स्थिति में गति हो रही है ये छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर के लंबवत दिशा में, मतलब दाईं ओर राइट साइड में गति हो रही है। छोटी भुजा है उधर दिशा में है तो इसके लंबवत क्षैतिज दिशा में गति हो रही है, दाईं ओर गति हो रही है, लेकिन चाल उतना ही है, कितना है, लूप की चाल है बाहर की ओर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक रहेगी, माने फिर चित्र 1 में और चित्र 2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्ट, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रेरित वोल्टेज या प्रेरित वोल्टता भी कहा जाता है हिंदी में। तो कितने समय तक वोल्टेज रहेगा प्रेरित वोल्टेज, तो प्रेरित वोल्टेज तो मैंने बताया कि इतने समय तक इसकी जब लंबाई के लंबवत बाहर जा रहा है आयताकार लूप, तो छोटी भुजा जितने समय तक बाहर निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र के, जितने समय में छोटी भुजा से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितने समय तक छोटी भुजा बाहर निकलेगी, चुंबकीय बाहर निकलने का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में उस आयताकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उतने समय तक ही प्रेरित वोल्टेज रहेगा। और दूसरी स्थिति में जब छोटी भुजा के लंबवत, मतलब 2 सेंटीमीटर की भुजा के लंबवत आयताकार लूप बाहर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, तो जितने समय तक लंबी भुजा बाहर निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र के, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टा उस आयताकार लूप में उपस्थित रहेगी। तो अब इसे सॉल्व किया जाए। तो अब बड़े भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो उसे L मान लेते हैं। बड़ी भुजा की लंबाई आयताकार लूप की, छोटी 8 सेंटीमीटर का मतलब 8/100 मीटर, दैट इज 8/100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। नीचे 8/100 मतलब 8/10², ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर हो गया। और छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, छोटी भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसे b मान लिया जाए, स्मॉल b, तो 2/100 मीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर हो गया। अब पहले स्थिति में ये, और चुंबकीय क्षेत्र b का मान दिया है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसको कि क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर दर्शाता है क्रॉस चिन्ह। तो b चुंबकीय क्षेत्र हो गया 0.3 टेस्ला, जो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और चालक का वेग भी दिया हुआ है, एक बार लंबी भुजा के लंबवत बाहर निकल रहा है लूप, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड चालक का वेग है। तो माने 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आयताकार लूप की चाल है, जिस चाल से आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल रहा है। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब 1/100 मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब इसमें लूप के, अब ए पार्ट का हल किया जाए, पार्ट ए का। तो कितना जो कटा सिरा है आयताकार लूप के, एक आयताकार लूप में एक जगह कटा हुआ है, तो उसके दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों सिरा, यहाँ पर आयताकार लूप कटा है तो इसके दोनों बिंदुओं या दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मालूम करना है, जो कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, जिसे स्मॉल ई संकेत से सूचित किया जाएगा। तो और कब, जब लूप की लंबी भुजा, मतलब यहाँ आयताकार लूप 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर निकल रहा है, के चाल से बाहर निकल रहा है, तो कटे भाग के सिरों, कटा भाग यही है बाईं साइड में जो लिया गया है, बाईं भुजा आयताकार लूप का, तो उसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल होगा यदि लूप की गति लंबवत हो लूप की लंबी भुजा के। तो लूप आयताकार लूप की लंबी भुजा के लंबवत गति के लिए ए पार्ट का आंसर हो गया। लूप की लंबी भुजा मतलब 8 सेंटीमीटर के लंबवत लूप की बाहर की ओर गति के लिए, लंबवत लूप की चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर
चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर गति के लिए लूप की भुजा जो कटी भुजा है उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं, B भुजा की लंबाई कितनी है, L है जो भुजा बाहर निकल रही है, जिस भुजा के लंबवत जिस भुजा के लंबवत गति हो रही है उस भुजा को लेंगे BLV, और B का वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3, और लंबी भुजा के लंबवत गति हो रही है तो उस भुजा को ही यहाँ लिया जाएगा। तो L इक्वल टू 8 × 10⁻⁻², और V कितना है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, दैट इज, अब यहाँ E का मान कितना होगा 8 × 0.3, दैट इज 8 × 0.3 2.4, 2.4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻⁻4 हो गया, इतना वोल्ट हो गया। और इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻4 है तो -1 इससे अलग कर लिया जाए 10⁻⁻1, तो एक डिसिमल लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 0.24 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 0.24 इंटू 10⁻³ वोल्ट का मतलब 0.24 मिली वोल्ट, 1 मिली इक्वल टू 10⁻³। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल आयताकार लूप के कटी भुजा के दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों सिरों के बीच कितना हो गया 0.24 मिली वोल्ट, और यही आंसर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने समय तक उपस्थित रहेगा, मतलब विद्युत वाहक बल कितने समय तक उपस्थित रहेगा, तो जितने समय तक इसकी छोटी भुजा जो कि लंबाई के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई के लंबवत गति हो रही है बाहर की ओर, लंबाई के लंबवत, तो छोटी भुजा उसकी बाहर निकलेगी। जब तक छोटी भुजा बाहर निकलती रहेगी चुंबकीय क्षेत्र के, तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तक वोल्टा रहेगी। तो अब वोल्टा के लिए कितना समय लगेगा, मतलब कितने समय तक वोल्टा रहेगी, इसी का सेकेंड पार्ट, मतलब पार्ट ए में ही दूसरा सवाल है, पार्ट ए में ही कि प्रत्येक स्थिति में कितनी वोल्टता रहेगी वह मालूम करना है। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टा कितनी होगी, अभी भी बोर्ड पर प्रश्न है। तो कितने समय तक रहेगी वोल्टा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने समय तक उतने समय तक वोल्टा रहेगी, क्योंकि लंबाई के लंबवत गतिशील, लंबाई के लंबवत मतलब लंबी भुजा, आयताकार लूप की लंबी भुजा के लंबवत बाहर की ओर गति हो रही है, तो कौन सिरा बाहर निकलेगा, शॉर्टर जो साइड होगा, छोटी भुजा जिसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, वह बाहर जब तक निकलता रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्टता उपस्थित रहेगी। प्रेरित मतलब गतिक विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल कटी हुई भुजा के दोनों सिरों के बीच उपस्थित रहेगा। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी, छोटी भुजा को B माने हैं B, और समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो B चाल है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो B कितना है, छोटी भुजा जब तक बाहर निकलेगी, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर, और बे चाल कितना है, लूप की चाल है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र के लूप बाहर निकल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको भी मीटर बदल दिया, 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, -2 -10⁻² कैंसिल हो गया, दैट इज 2 सेकेंड हो गया। तो पहली स्थिति में जब लूप आयताकार लूप उसकी लंबी भुजा के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल रहा है, लंबी भुजा के लंबवत, लंबी भुजा आयताकार लूप उसकी लंबी भुजा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलेगा, तो जब तक छोटी भुजा जब तक बाहर निकलेगी, लंबाई के लंबवत बाहर निकल रहा है तो छोटी भुजा ना बाहर निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसमें जितने समय तक बाहर निकलेगी छोटी भुजा तब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में तब तक वोल्टा रहेगी। तो E इक्वल टू B/V, मतलब छोटी भुजा की लंबाई या बटा चाल, तो 2 सेकेंड तक रहेगी। तो ये पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब पार्ट बी को देखा जाए, दूसरी, उसके लिए चित्र बनाया हुआ है। तो पार्ट बी में है कि आयताकार लूप अब क्या है, उसकी छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर छोटी भुजा की लंबाई है, उसके लंबवत बाहर की निकल रहा है, मतलब दाईं ओर, मतलब आयताकार लूप अब चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर बाहर निकल रहा है। तो किसमें परिवर्तन, माने कौन सा भुजा, माने इसमें वोल्टा कब तक रहेगी, फिर जो कटी हुई भुजा है बाएं साइड में लिया गया है, तो उसके दोनों बिंदुओं के बीच फिर से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स, चूँकि आयताकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चूँकि अब लंबाई के लंबवत, माने कहने का मतलब है कि छोटी भुजा के लंबवत गति बाहर की ओर हो रही है, तो यहाँ पर जो लंबी भुजा होगा वह चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जब तक निकलेगा तब तक उसमें वोल्टा रहेगी, मतलब तब तक लूप में वोल्टा रहेगी। लूप के कटे सिरा, लूप की आयताकार लूप की कटी भुजा के दोनों बिंदुओं या दोनों सिरों के बीच वोल्टा या विद्युत वाहक बल या इंड्यूस ईएमएफ तब तक
या मोशनल ईएमएफ तब तक उपस्थित रहेगा। लेकिन पहले हम मालूम कर लें कि कितना विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इस स्थिति में। तो लूप की सेकंड है, लूप की छोटी भुजा, लूप की छोटी भुजा के लंबवत, छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा जिसकी लंबाई कितनी है b=2 सेंटीमीटर के लंबवत लूप की बाहर की ओर गति के लिए, लूप की बाहर की ओर चुंबकीय, बाहर की ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर गति के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर गति की स्थिति में या गति के लिए। अब इसमें आयताकार लूप की कटी भुजा के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे वही E=BLV होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो छोटी भुजा है उसके लंबवत देखना होगा। तो ये यहाँ पर अब L के जगह पर, यहाँ पर अब L जो लंबाई होगी, L का पहले तो लंबाई के लंबवत हो रहा था, लंबी भुजा के लंबवत था, अब छोटी भुजा के लंबवत है। तो गति छोटी भुजा के लंबवत है, तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर लिया जाएगा। पहले 8 सेंटीमीटर लिया गया था, 2 सेंटीमीटर। जिस भुजा के लंबवत गति होगी उसी भुजा की लंबाई को उसमें कंसीडर किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया? कटी भुजा के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विवा बल, शॉर्ट में लिख सकते हैं विवा बल, प्रेरित विवा बल विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ ये, और यही गतिक विद्युत वाहक बल होगा। E= हो जाएगा कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है। अब L के जगह B ले लेंगे, छोटी भुजा की लंबाई को B से सूचित किया गया है, तो उसी के लंबवत गति हो रही है इंटू V। तो B का मान है 0.3 टेस्ला है। छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻² मीटर हो गया। और चाल तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, फिर भी दूसरी स्थिति में भी उतनी ही चाल से आयताकार लूप बाहर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, लेकिन अब छोटी भुजा के लंबवत बाहर निकल रहा है। तो यहाँ दाईं ओर गति हो रही है छोटी भुजा के लंबवत। तो 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तब हो गया है कितना? 0.3 × 0.2 दैट इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 10⁻² और 10⁻² 10⁻⁴। और इसे लिखा जा सकता है 0.06 × 10⁻⁻3। 10⁻⁻1 इससे अलग कर, -4 से अलग करके इसे 0.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6/10 मतलब 0.06 हो जाएगा इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया। यहाँ भी वोल्ट था। अब 10⁻³ वोल्ट को मिली वोल्ट लिखा जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल आयताकार लूप की कटी भुजा के सिरों के बीच में 0.06 मिली वोल्ट, मतलब 0.06 × 10⁻³ वोल्ट दैट इज 0.06 मिली वोल्ट आंसर। ये उत्तर है। और इस दूसरी स्थिति में भी जब आयताकार लूप उसकी छोटी भुजा के लंबवत बाहर की ओर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस समय तक कितनी वोल्टता बनी रहेगी आयताकार लूप में, वह भी मालूम करनी है। आयताकार लूप में वोल्टता प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल कितने समय तक उपस्थित रहेगा, वह भी मालूम करना है। तो अभी मालूम हो जाएगा पहले पार्ट के समान, पहले भाग के समान। तो T= अब वोल्टता कितने समय तक रहेगी? वोल्टता उपस्थित रहेगी, वोल्टता समय मान कितने समय तक वोल्टता उपस्थित रहेगी? तो वोल्टता उपस्थित रहेगी कितने समय तक? उपस्थित वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल आयताकार लूप में उपस्थित रहेगा कितने समय तक? तो वोल्टता उपस्थित रहने का समय T, उतना ही समय तक वोल्टता उपस्थित रहेगी। प्रेरित वोल्टता कहें या गतिक विद्युत वाहक बल कहें या इंड्यूस वोल्टेज कहें अंग्रेजी में, तो उतना ही समय तक रहेगी जितना कि लंबी भुजा, आयताकार लूप की लंबी भुजा जितने समय तक बाहर निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उसको रोक दिया जाएगा तो परिवर्तन रुक जाएगा। तो जितने समय तक बाहर निकलता रहेगा लंबी भुजा चुंबकीय क्षेत्र के, तब तक आयताकार लूप में वोल्टता उपस्थित रहेगी, वोल्टेज उपस्थित रहेगा। तो T= अब लंबी भुजा है, तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? लंबी भुजा बाहर निकलेगा तो लंबी भुजा की लंबाई लेना होगा जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो समय = दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया अब 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻² मीटर अपॉन समय कितना हो गया? समय ये थी चाल कितना है? समय = दूरी बटा चाल, तो दूरी में लंबाई लेना होगा, लंबी भुजा की लंबाई लेना होगा। अब वही चूँकि बाहर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻² मीटर, मीटर में बदल दिए 100 से डिवाइड करके, 100 ऊपर जाके 10⁻²। और चाल कितना है? 1 × 10⁻², 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ भी चाल है दूसरी स्थिति में भी। तो ये हो गया 8 सेकेंड तक।
तो इसमें कितना होगा, 8 सेकेंड तक वोल्टा उपस्थित रहेगी, 8 सेकेंड तक वोल्टा आयताकार रूप में उपस्थित रहेगी। तो यह सॉल्यूशन हो गया 6.4 का। अब इस वीडियो के अंत में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आंकिक प्रश्न प्रॉब्लम 6.5 जिसका सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न है, 1 मीटर लंबा एक सुचालक छड़ अपने एक सिरे से जाते हुए अभिलंबोत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है। छड़ का दूसरा सिरा सुचालक रिंग, जिसे वलय कहा जाता है, रिंग को के संपर्क में है। सभी जगह 0.5 टेस्ला प्रबलता का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। रिंग एवं छड़ के घूर्णन अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो यह प्रॉब्लम भी गतिक विद्युत वाहक बल, चालक छड़ के गतिक विद्युत वाहक बल भी पर ही आधारित है, लेकिन घूर्णी गति में, चालक की घूर्णी गति में। और यहाँ पर फिगर हमने बना रखा है पहले से, इसलिए कि समय की थोड़ी बचत हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पर चालक छड़ की लंबाई PQ चालक छड़ है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, और इसे कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, जो कि कितना है, 400 रेडियन पर सेकेंड है। 400 रेडियन पर सेकेंड है प्रश्न में। तो L इजकल टू, अब इसका सॉल्यूशन करें तो जो भी मान इसमें दिया है, प्रश्न से दिया गया मान वह कितना है, L इजकल टू 1 मीटर है, ओमेगा कोणीय वेग कितना है, 400 रेडियन पर सेकेंड है, और छड़ को घुमाया जा रहा है। छड़ का दूसरा सिरा सुचालक रिंग के संपर्क में है। देखिए, छड़ का दूसरा सिरा, पहला सिरा P है, जिससे गुजरने वाले P से गुजरने वाला, P से सपोज कर सकते हैं कि कोई अक्ष है गुजर रहा है, इसके P से एक सिरा से गुजरने वाला, मान लेते हैं कि लंबवत अक्ष P सिरा से गुजरने वाला, चालक छड़ का एक सिरा P से गुजरने वाला लंबवत अक्ष कोई है, उसके परितः इसको घुमाया जा रहा है। और दूसरा सिरा चालक छड़ का किसके संपर्क में है, एक वलय के संपर्क में। ये वलय है, वृत्तीय वलय, जिसको वृत्त के रूप में दर्शाया गया है। तो दूसरा सिरा एक वलय के संपर्क में है, और सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0.5 जगह टेस्ला पर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ जितनी दूरी में उसे घुमाया जा रहा है, तो जितनी दूरी में चालक छड़ घूम रहा है, तो उतनी जगह में चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है। B इक्वल टू 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का संकेत B है। तो अब रिंग एवं छड़ के घूर्णन अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। रिंग कहाँ है, चालक PQ का दूसरा सिरा Q के संपर्क में है, और अक्ष कहाँ है, पहला सिरा, चालक का पहला सिरा P से गुजरने वाला एक लंबवत अक्ष सपोज किए हैं, ये अक्ष हो गया। तो इन दोनों के बीच में, मतलब चालक छड़ के पहले दूसरे सिरे Q पर के संपर्क में एक रिंग है, वलय है, और पहले सिरे से गुजरने वाला P से गुजरने वाला लंबवत अक्ष है। तो इन दोनों के बीच ये घूर्णन अक्ष हो गया, मतलब ये घूर्णन अक्ष है, P से गुजरने वाला एक लंबवत अक्ष की कल्पना किए हैं जो घूर्णन अक्ष है, और इसी के परितः यह चालक छड़ PQ कोणीय वेग ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ दर्शा दिया गया है। एंटी क्लॉक, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, बायाँवर्त दिशा या वामवर्त दिशा दर्शाया गया है में रोटेशन उसका 400 रेडियन पर सेकेंड जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब रिंग एवं छड़ के घूर्णन अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र से E निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e। तो सूत्र से प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब घूर्णन अक्ष, छड़ के घूर्णन अक्ष तथा रिंग के बीच, चूँकि चालक छड़ के दूसरा सिरा रिंग के संपर्क में है, वलय के संपर्क में है, जिसे वृत्त के द्वारा दर्शाया गया है, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो गतिक विद्युत वाहक बल होगा। तो सूत्र भी हम लोगों ने डिस्कस किया था दूसरी स्थिति में। तो वह सूत्र होता है हाफ BL² ओमेगा। जब L लंबाई का छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है, तो उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, PQ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसे कहा जा सकता है। तो उसका सूत्र होता है E इक्वल टू हाफ BL² ओमेगा। जी, इस सूत्र को हम लोगों ने इसी वीडियो में व्युत्पन्न किया था, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक दूसरी स्थिति में जब हम लोगों ने मालूम किया था। तो 1/2 BL ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 सूत्र हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल E का। तो 1/2 B का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 है। उसके बाद L कितना है, 1 मीटर है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर लंबाई 1 मीटर है, और कोणीय वेग ओमेगा कितना है, 400 रेडियन पर सेकेंड है। 400 कैंसिल हो गया, 2 से 200 बच जाएगा, 200, और 200 यहाँ पर 0.5 मतलब 0.5 से 1 0 इसका कैंसिल हो गया 200 का, माने 0.5 को लिखा जा सकता है 5/10।
तो इसलिए 10 हर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में 200 है तो उसका 1 जीरो 200 माने 200 का 1 जीरो कैंसिल हो गया इससे डिसमल से 0.5 के डिसमल से। तो अब क्या बच गया 20 और यहाँ कितना बचा 5, दैट इज 20 × 5 100। इसलिए गतिक विद्युत वाहक बल घूर्णन करने वाला चालक के दोनों सिरों के बीच कितना हो गया 5 × 20 दैट इज 5 × 20 दैट इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आंसर। वोल्ट को भी संकेत से सूचित किया जाता है तो E = 100 वोल्ट, यही आंसर हो गया। घूर्णन करने चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान कितना है 0.5 टेस्ला है, उसमें 1 मीटर लंबा सुचालक क्षर कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति 400 रेडियन पर सेकेंड के वेग से, कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है तो उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा E = 100 वोल्ट। तो इसी सॉल्यूशन के साथ, इसी हल के साथ आंकिक प्रश्न 6.5 NCERT टेक्स्ट बुक का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।